डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मिथिलेश है और मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ। आप मुझे एक प्रेमी मान सकते हैं जिसने सच्चा प्रेम किया था और अपने प्रेम को पाने के लिए अपनी जिंदगी तक दांव पर लगा दी थी। आज अपनी जिंदगी की वो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ जिसमें इतना दर्द है कि आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे कि एक इंसान अपने प्यार को पाने के लिए क्या क्या कर सकता है। अपने गांव में सबसे शरारती बचपन से ही मुझे कहा जाता था। मेरी उम्र के जितने भी लड़के थे वो ऐसी शरारतें नहीं करते थे जैसी शरारतें मैं किया करता था। वो पेड़ों पर चढ़ने की कोशिश करते, लेकिन सबसे जल्दी पेड़ पर मैं चढ़ता, ऊपर चढ़कर फलों को तोड़ता, और जब माली हमारे करीब आ जाता मेरी भागने की रफ्तार सबसे ज्यादा तेज थी। मैं बहुत तेज भाग निकलता और उनकी पिटाई होती। शायद इसका कारण था उनका मोटा होना और मेरा पतला होना। मैं पहले से ही पतला था, शरारतें ज्यादा किया करता था, लेकिन मेरे जितने भी दोस्त थे वो पहलवानी करना पसंद करते थे और हमारा गांव पहलवानी के लिए मशहूर है। यहाँ जो भी बच्चा 3 से 4 साल का हो जाता है उसे पहलवानी करना सिखाया जाता है। साथ साथ खेतों में काम करना, और उनका शरीर तगड़ा हो जाता है या कहूं मोटा हो जाता है। मेरे गांव में एक से बढ़कर एक मोटा आदमी और मोटे लड़के आपको मिल जाएंगे, लेकिन मैं सबसे पतला था। इसका कारण था कम खाना खाना और ज्यादा खेलना। मेरे पिता मुझे खेतों में लेकर जाया करते थे कि तुम्हारा शरीर कमजोर रह जाएगा, खेतों में मेहनत किया करो। और मैं पिता को कहता, पिताजी जब दिमाग लगाया जा सकता है तो मेहनत करना जरूरी नहीं होता, हमें हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क करना चाहिए। हमारे पास जो कुत्ता था वो लेब्राडोर था। बहुत ही समझदार होते हैं। बैल की रस्सियां में उस कुत्ते को पकड़ा दिया करता था, खुद पेड़ के नीचे बैठ जाता और वो बैल को लेकर खेत में घूमता। पूरा दिन वो घूमता रहता। इस तरह से मुझे आराम करने का मौका मिलता और काम भी हो जाता। इसे कहा जाता है स्मार्ट वर्क। लेकिन इसका असर मेरे शरीर पर होने लगा था। बाकी सबका शरीर मोटा था, मैं पतला था। मेरे दोस्त मुझे चिढ़ाया भी करते थे, लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी कि मैं पेड़ पर सबसे जल्दी चढ़ जाता हूं। अगर किसी का कोई सामान किसी की घर की छत पर गिर जाए तो सबसे पहले मैं चढ़कर उनकी मदद किया करता था। तो लोग मेरी तारीफ भी करते थे और जो जलते थे मेरी बुराई भी किया करते थे। और मेरी पसंद थी मिथिला। मेरा नाम मिथिलेश और जिससे मैं प्यार करता था उसका नाम था मिथिला। हमारे गांव के मुखिया की बेटी, या कहूँ हमारे गांव की सबसे खूबसूरत लड़की। बचपन से ही हमारी दोस्ती पक्की थी, क्योंकि वो पतली थी, मैं भी पतला था, और स्कूल में हम इकट्ठे बैठा करते, शरारतें किया करते। उसे भी पतली पतली चीज़ें पसंद थी, मुझे भी पतली पतली चीज़ें पसंद थी। कब हम दोनों में दोस्ती और प्यार हो गया हमें पता ही नहीं चला। 8वीं कक्षा में था जब हम दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था, एक दूसरे से दूर हम कभी नहीं होंगे। हमें एक दूसरे का साथ सबसे ज़्यादा अच्छा लगता था, तो हमने वादा किया कि हम दोनों शादी करेंगे, चाहे उसके लिए हमें किसी से भी दुश्मनी क्यों ना करनी पड़े। अगर कोई नहीं माना तो हम घर छोड़कर भाग जाएंगे। लेकिन मिथिला की एक ही चिंता थी कि अभी तो मैं स्कूल में हूं, लेकिन अगर अभी किसी को पता चल गया तो मुसीबत हो जाएगी। लेकिन मैंने उससे वादा किया था, मैं मेहनत करूंगा, पैसे कमाऊंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं जब तुम्हारे घर रिश्ता लेकर जाऊंगा तुम्हारे पिता मना नहीं कर सकते। 12वीं कक्षा मैंने कर ली थी और हमारे स्कूल में फर्स्ट मैं आया था। बाकी सभी तो कुश्ती में लगे रहते या कबड्डी में लगे रहते, लेकिन मैं पढ़ाई में थोड़ा सा ही ध्यान देता था। नंबर अच्छे आ जाते थे
और हमारे गांव में 12वीं कक्षा करने के बाद सभी खेतों में काम किया करते थे। मैं भी थोड़ा थोड़ा खेतों में काम करता और मेरे पिता मुझे डांटते, आलू खाया कर, ज्यादा उबाल उबाल कर आलू खाया कर, ज्यादा केले खाया कर, दूध पिया कर। मैं भी ये सब खाता था, ये सब पीता था। मात्रा कम होती थी, मात्रा। बाकी सब भर भर कर देसी घी खाते और मुझे देसी घी पसंद नहीं था। शरीर पतला, मजाक का कारण, लेकिन हमारे गांव में सबसे ज्यादा रुपए मैं कमाने लगा था। शहर में जाकर मंडी में मैंने ऐसे व्यापारियों से बात की जिन्हें सब्जी फसल चाहिए होती है सस्ते में, तो ऐसे उनसे बात करके गांव से वो सामान वहां पर पहुंच जाता और मैंने शहर में एक सब्जी की दुकान खोली थी उस इलाके में जिसे अमीरों का इलाका कहा जाता था। 1 साल में मैंने एक दुकान से लगभग 5 दुकानें बना ली, जहां पर मुझे बैठना तक नहीं पड़ता था। ऐसे कमाई होने लगी और मेरे पिता हैरान थे कि जो किसान है वो तो खेतों में धूप में बुरी तरह से मर मर कर रुपए कमाता है और तुम पूरा दिन घर में बैठे रहते हो, महीने बाद जाते हो, काफी रुपए इकट्ठे करके ले आते हो, जुआ तो नहीं खेलते। और मैंने अपने पिता को वो दुकानें दिखाई। वो यकीन ही नहीं कर पा रहे थे, लेकिन उनकी आंखें खुली और वो कहने लगे, तुम जो भी फिर कर रहे हो सही ही है, क्योंकि हमारे गांव में सबसे ज्यादा रुपए तुम ही कमा रहे हो। बाकी तो कुश्ती करते हैं, कबड्डी खेलते हैं, अब खेलों में भी इतने रुपए नहीं हैं जितने तुम कमा पा रहे हो। उस दिन मुझे लगा था कि मैं मिथिला के घर जाकर उसका हाथ मांग सकता हूं। मैं पहुंच गया था मिथिला के घर अपने पिता को लेकर। अपने पिता को मैंने समझा दिया था, पिताजी मैं रुपए अच्छे कमाने लगा हूं, अब मेरी शादी कर दीजिए। और हमारे गांव में लड़का 23-24 साल का हुआ तो उसकी शादी हो जाया करती थी। मेरे पिता जब मुखिया के घर पहुंचे थे, हम पूरा परिवार वहां पर गया था, तो मुखिया जी हैरान और पूछ रहे, क्या हुआ, आप सब यहां पर आए हैं, कोई खास बात लगती है, बेटे का रिश्ता तो नहीं कर दिया? मेरे पिता ने कहा, रिश्ता किया नहीं है, लेकिन अगर आप हां करेंगे तो रिश्ता कर भी सकते हैं। मुखिया जी हैरान थे। फिर मेरे पिता ने कहा कि हम मिथिलेश की शादी मिथिला से करना चाहते हैं, आपसे मिथिला का हाथ मांगने आए हैं। दोनों बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं तो कोई परेशानी भी नहीं होगी। मिथिला एक दीवार के पीछे से अपना थोड़ा सा चेहरा निकालकर मुस्कुरा रही थी, शर्मा रही थी, और मैंने उसके भाइयों को गुस्से में देखा जिन्होंने हाथ में हथौड़ा पकड़ लिया था, बार बार मेरे सर की तरफ इशारा कर रहे और कह रहे, तेरा सर फोड़ देंगे। मैं पूछ रहा, कमी क्या है मुझ में? मुखिया जी ने कहा, यह शादी नहीं हो सकती, आपको शर्मानी चाहिए थी। मेरी बेटी के लिए आप अपने इस पतले से सूखे से बेटे का रिश्ता लेकर आए हैं। उस समय मुझे बेइज्जती का एहसास हुआ। उन्होंने इतनी बेइज्जती की, इतनी बेइज्जती की, मैंने उनके पैर पकड़ने की कोशिश तक की। मैंने कहा, मुखिया जी मैं मिथिला से शादी करना चाहता हूं, आप जो कहेंगे मैं वो करने को तैयार हूं। हर माँ बाप यही चाहते हैं ना, उनकी बेटी की शादी वहां पर हो जहां परिवार अच्छा हो। क्या हमारा परिवार अच्छा नहीं? उन्होंने कहा, अच्छा है, आपकी इज्जत पूरे गांव में है, तुम रुपए भी अच्छे कमाते हो, सब कुछ ठीक है, तुम्हारा शरीर नहीं ठीक। और देखो हमारे परिवार में परंपरा रही है, पहलवानों का परिवार है हमारा, पहलवानों का, और तुम्हारे जैसे सूखे टहनी जैसे लड़के से मैं अपनी बेटी की शादी कर दूंगा, क्या इज्जत रहेगी? क्या सोचेंगे हमारे पुरखे जो मरे हुए हैं, उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मैंने कहा, मुखिया जी जो मर गए उनकी आत्मा को शांति क्यों चाहिए? मुखिया जी ने कहा, चुप कर जाओ, मेरे बाप और दादा के बारे में गलत नहीं बोलना। तुम्हारे पास एक रास्ता है, अगर तुम शरीर अच्छा बना लो, नहीं भी बना सकते तो अगले साल जो कुश्ती का कप है ना, तुम जीत जाओ। अगर तुम जीत गए समझो मेरी बेटी बस तैयार है, मैं अगले दिन शादी करने को तैयार हूं, सारी तैयारी एक दिन में मैं करूंगा। वो कप जीतना तुम्हारा काम, हमारे गांव का नाम रोशन करना तुम्हारा काम। अब आप जा सकते हैं। उन्होंने हमें घर से बाहर निकाल दिया। मिथिला के भाई हंस रहे थे कि ये सूखा टहनी जैसा कुश्ती का कब जीतेगा। सब शरीर में मुझसे तगड़े थे। बताया तो गांव का सबसे पतला लड़का मैं था। फिर घर आकर मेरे पिता ने कहा था, मुखिया जी की बात तो सही है,
हमारा गांव कुश्ती के लिए मशहूर है। यहां पर एक से बढ़कर एक पहलवान है जो जब झपट्टा मारते हैं ना, कोई अपनी कलाई छुड़ा नहीं पाता। और तुम्हें मैं बचपन से कह रहा हूं, स्मार्ट वर्क नहीं चाहिए, हार्ड वर्क चाहिए, जिससे शरीर तगड़ा होता है, तभी तो वो शरीर काम आता है। अब बताओ स्मार्ट वर्क का क्या करोगे? शादी नहीं होगी तुम्हारी। मैं रोता रहा था पूरी रात और अगली सुबह तक। मेरे पिता ने कहा, मेहनत करो, शरीर तगड़ा करो, 1 साल है तुम्हारे पास, वो कब तुम्हें जीतना है और 1 महीने में तुम्हें समझ में आ जाएगा कैसे बलिष्ठ बना जाता है। और दिमाग का इस्तेमाल करो, दिमाग का। सुबह 4 बजे उठा था मैं। हर कोई सुबह सुबह उठता है। 1 घंटा उनसे पहले उठूंगा, ज्यादा मेहनत करूंगा। अभी अंधेरा था, गली में मैं भागने लगा था। लेकिन मैं इतना पतला था इसलिए, या वो कुत्ते सच में गुस्से में थे, मेरे पीछे पड़ गए। मैं 1 किलोमीटर भागना चाहता था, उन्होंने 5 किलोमीटर भगाया। सांस ऊपर चढ़ी हुई नीचे आने का नाम नहीं ले रही। घर पहुंचा, मेरे पिता ने छाती पर हाथ मार मार कर मुझे जिंदा किया था। क्या बताऊं, सांस रुक चुकी थी मेरी। फिर मेरे पिता ने कहा, इतना भागने की क्या जरूरत है, तुम्हें क्या लगता है कल ही शादी होगी? मैंने कहा, पिताजी ये मुझे नहीं, गली के कुत्तों को समझाइए। फिर दोपहर को मैं अखाड़े में पहुंचा, धोती लगाए हुए। धोती लगाकर, लंगोट मैंने नहीं पहना था क्योंकि मुझे लंगोट पहनना नहीं आता था। मुझे अखाड़े में किसी न किसी पहलवान से ये सीखना था, या गुरुजी से, जो हमारे गांव में सबको कुश्ती सिखाते हैं। जब मैं अखाड़े में पहुंचा था, गुरुजी ने मुझे देखते ही कह दिया था, बेटे क्या हुआ, कोई तंग कर रहा है? हमसे कोई मदद चाहिए? कपड़े फाड़ दिए लगते हैं तुम्हारे, तुम तो ऐसे अधनंगे कभी नजर नहीं आते। मैंने कहा, गुरुजी मुझे कुश्ती सीखनी है। वहां पर हर कोई एक दूसरे से बात कर रहा था। 3-4 पहलवान थे जो कुश्ती कर रहे थे। सन्नाटा, हर तरफ सन्नाटा फैल गया। मेरी तरफ सब देखने लगे। मेरी उम्र 23 साल हो चुकी थी। ऐसे मुझे पतला सब देखा करते थे और मजाक बनाया करते थे, और मैं सबको बेइज्जत कर दिया करता। जब जेब से 5-5 100 रुपए के नोट निकाला करता, उनकी तरफ फेंकता और कहता, उठाओ उठाओ, ये तुम कभी कमा नहीं पाओगे, कब, तुम्हारे हिस्से नहीं आने वाला। ऐसे सब चुप कर जाते। लेकिन आज मैं खुद अखाड़े में आया हूं, ये देखकर हर किसी ने मुझे घेर लिया। वो हंसते जा रहे और फिर कहने लगे, तू कुश्ती सीखेगा? कुश्ती कैसे सीखेगा? दिमाग का इस्तेमाल करेगा, लेकिन कुश्ती में सर छाती पर तो मारा नहीं जा सकता। मुझे बेइज्जत कर रहे। मैंने गुरुजी के पैरों को हाथ लगाया और कहा, गुरुजी कुश्ती सिखाइए। गुरुजी ने कहा, यह अखाड़ा बहुत मशहूर अखाड़ा है, 27 गांव से लोग यहां पर आते हैं सीखने के लिए। अगर तुम्हारे जैसा यहां पर ऐसा अधनंगा नजर आ गया ना, सोचो सही क्या इज्जत रह जाएगी कि ऐसे ऐसे यहां पर है। चले जाओ, तुम्हें खुद सीखना होगा। और मिथिला वाली बात मुझे भी पता चल गई है। बेटे, शादी करनी थी तो पहले से पहलवानी सीखनी थी। अब जाकर सीखना चाहते हो सिर्फ मतलब के लिए? भाग जाओ। मैंने गुरुजी के पैरों को पकड़ लिया। गुरुजी पैर मारने लगे थे, जैसे बैल पैर मारता है ना, गुरुजी पैर मार रहे। मैंने कहा, नहीं गुरुजी सिखाइए, नहीं गुरुजी सिखाइए। गुरुजी की धोती खींच ली, और गुरुजी की गलती। धोती के साथ लंगोट कौन बांधता है? मैं खींचता चला गया। ऊपर तो उन्होंने कुछ पहना नहीं था, नीचे वाली धोती के साथ लंगोट मैंने खींच लिया। उस लंगोट को पकड़े हुए मैं कह रहा, गुरुजी मान जाइए, गुरुजी मान जाइए। गुरुजी सामने नंगे खड़े, कह रहे, कैसे मानूं, सारे कपड़े उतार दिए कमीने, चला जा। पहलवान मेरे पीछे भागे थे, लेकिन पकड़ नहीं पाए। कैसे पकड़ पाते? वो मोटे थे, मैं पतला था, मैं सबसे तेज भागा। गुरुजी ने ऐसी ऐसी गालियां निकाली थी जो इस उम्र में बुजुर्गों को सूट नहीं करती, लेकिन फिर भी गुस्से में वो बोल रहे थे। मुझे बहुत रोना आया था। फिर मेरे पिता की बातें याद आई। मिट्टी से शुरुआत करनी पड़ती है हमें, मिट्टी से। हम मिट्टी से बने हैं और मिट्टी में मिल जाएंगे, तो मुझे भी मिट्टी से शुरुआत करनी होगी। मैं पहुंच गया अपने खेत में। फसल तो लगी हुई थी, उसका इस्तेमाल मैं करना नहीं चाहता था। मैं दोबारा हल लेकर खेत को जोतना चाहता था। 2 बैल थे,
बैल मैंने एक पेड़ के साथ बांध दिए। लेब्राडोर कुत्ता हमारा आगे की तरफ बढ़कर आ रहा। मैंने कहा, जैकी पेड़ के पास जा। जैकी हैरान। जैकी ने देखा कि मैं हल को पीठ पर टांग कर खेत को जोत रहा हूं। जैकी वहां पर बेहोश हो गया था, गर्मी के कारण नहीं, हैरानी हुई थी उसे, हैरानी। हमेशा मैं उससे मजदूरी करवाया करता था, आज मैं मजदूरी कर रहा हूं। वो हैरान हो गया। कड़ी धूप में आधा घंटा हल जोत पाया था। मेरी टांगे जवाब दे गई, मेरे कंधे दर्द करने लगे, लेकिन हर पहलवान की शुरुआत तो ऐसी ही होती है। फिर मैंने बैल को हमारे घर के पास उस जगह पर बांध दिया। जैकी को मैं अपने साथ लेकर आया। रात का जब खाना मैं खा रहा था, मैं अपनी खटिया पर लेट कर खा रहा। माँ ने पूछा था, लेट कर खाना क्यों खा रहे हो? मैंने कहा, माँ उठा नहीं जा रहा, टांगे भी काम नहीं कर रही, कंधे भी काम नहीं कर रहे, मुंह काम कर रहा है। वो तो शुक्र है रस्सी मैंने बैल की तरह मुंह में नहीं फंसाई, वरना वो भी काम नहीं करता। फिर मेरे पिता मुझे गुस्से में कहने लगे, तूने जैकी के साथ कुछ अच्छा नहीं किया है। तुझे मैंने पहले से कहा, कुत्ते से बैल और हल नहीं जोतवाते। तूने कुछ ना कुछ ऐसा किया है, देख बाहर क्या कर रहा है। जैकी दीवार की तरफ एक टक लगाए देखे जा रहा था, जैसे उसका दिमाग सन्न हो गया हो। मैं पिता को क्या बताता? उसने एक ऐसा दृश्य देखा है जो बचपन से वो देखने की कामना करता था, लेकिन सोच लिया था उसने कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जब देखा उसे सदमा लगा, ऐसा सदमा कि उसका दिमाग अब काम नहीं कर रहा था। एक जगह बैठा रहता, दीवार को ताकता रहता, खाना भूल जाता। उसके सामने आप रोटी फेंको तो बिल्ली की तरह म्याऊं म्याऊं करता। भूल गया था कि वो एक कुत्ता है, ऐसा सदमा लगा था। लेकिन मैं शरीर तो तगड़ा करके रहूंगा। 1 साल है मेरे पास, कुश्ती का वो कप जीतना है मुझे। फिर मैं शहर में गया, एक जिम की मेंबरशिप ली मैंने। जब मैं उस जिम में घुसा था, मुझे लगता था हमारे गांव में सभी मोटे मोटे हैं, तगड़े तगड़े हैं। शहरों में तो पतले पतले लड़के होते होंगे, लेकिन वहां भी मेरे जितना पतला कोई नहीं था। जिम में सबसे पतले पतले डंबल उठाने की कोशिश की मैंने। एक बार मेरा कंधा उतरने को आ गया, फिर मैंने उन डंबल को रख दिया। वहां एक पर्सनल ट्रेनर था जो मेरे पास आया और कहने लगा, तुम ये वाले डंबल मत उठाओ, अगर तुम इसे उठाओगे तो तुम उठ सकते हो। वहां वो मशीन है ना, तो वो जो सुई है सबसे नीचे लगाना, नीचे लगाओगे तो हल्का रहेगा, ऊपर लगाओगे तो भारी हो जाएगा। मुझे उसकी बातें सही से समझ नहीं आई। मैंने कहा, मैं तो भारी होना चाहता हूं ना, तो सुई को नीचे क्यों लगाऊंगा? नीचे होने से मैं हल्का हो जाऊंगा, ऊपर लगाने से मैं भारी हो जाऊंगा। उस मशीन की सुई मैंने सबसे ऊपर लगाई थी। फिर मैंने उस रॉड को खींचने की कोशिश की, खींची नहीं जा रही। लेकिन किस्मत देखिए, अचानक वो सुई जो मैंने आधी फंसाई थी वो सही से फंसी नहीं, नीचे गिरी और एक झटके से वो तार टूट गई। शायद मैंने ज़्यादा जोर से खींची, वो पूरी मशीन एक लड़के की पीठ पर गिरी थी। 4 लोग मुझे पीटना चाहते थे, 4 लोग, कि मैं ये कर क्या रहा हूँ। डंबल उठाता तो किसी के सर पर गिरा देता, बेंच प्रेस लगाता तो मेरी छाती पर रॉड गिर जाती, उठती ही नहीं, उठती ही नहीं। मैं मदद मांगता जा रहा था, मांगता जा रहा था। इतनी मदद तो हादसे में लोग नहीं मांगते जितना मैं पहले दिन जिम में मांग रहा था। फिर मैं गांव में वापस आ गया। शहरों में वो इज्जत नहीं मिलती जो गांव में होती है, लेकिन मेरी तो गांव में भी नहीं। मैं सोच रहा था इज्जत कमाऊं तो कैसे कमाऊं। ना तो मैं अखाड़े में जा सकता था, ना मैं जिम में जा सकता था। पिता के सामने मैंने हाथ आगे की तरफ किए और कहा, पिताजी क्या करूं? मिथिला से शादी करनी है, मैं उसके सिवा किसी और लड़की के बारे में सोच तक नहीं सकता। अब मिथिला को घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाता। घर वालों को शक है वो मेरे साथ भाग ना जाए। अब मैं क्या करूं? इतने दिन हो गए थे, मिथिला को देखा तक नहीं था, कभी किसी को शक नहीं हुआ। हम पतले पतले से थे, पीछे वाली वो खंडहर हवेली में दरार के बीच से निकल जाया करते थे। पतले थे, फायदा था, आगे वाले गेट की सलाखों के बीच से निकल जाते। जब भी कोई हमारा पीछा करने की कोशिश करता, हम कभी पकड़ में नहीं आते। लेकिन अब तो उसे घर से बाहर निकलने ही नहीं दिया जाता। क्या करता मैं? उसे देखना चाहता था एक बार, इसीलिए मैंने सोचा मैं कुछ ऐसा करूंगा जो कोई नहीं करता। गांव में मैंने कसरत करने की कोशिश की, लेकिन अपने खेत में अखाड़ा बनाने की कोशिश नाकाम हुई। गांव वाले वहां इकट्ठा हो जाते,
हंसने लगते, कहते देखो कितना पतला है, कितना पतला पहलवान, इसे तो दबाकर कोई मार डालेगा। हंसते, मजाक बनाते। और मेरे पिता ने कहा था, जब हम कोशिश करते हैं तो लोग हंसते हैं, जब हम कामयाब हो जाते हैं तो वो हमसे पूछते हैं कि हमने ये कैसे किया। तुम्हें भी जो करना है छिप कर करना होगा। यहां ये सब नहीं कर सकते। तुम्हें जंगल में जाना होगा। जंगल में जाओ, छिप कर कसरत करो और शरीर को ढंक कर वापिस आओ। किसी को तुम्हारा शरीर दिखना नहीं चाहिए। और खाने का इंतजाम मैं करता हूं। तुम्हें चुपचाप वो खाना खाना होगा। देसी घी से चुपड़े हुए पराठे, इतनी सारी रोटियां, अंडे, बहुत कुछ खाने का इंतजाम मेरे पिता ने किया था। और वो खाना एक कपड़े में बांधकर जंगल की तरफ बढ़ने लगा था। वहां पर कोई नहीं था मेरा मजाक बनाने वाला। कुछ बंदर थे जो रोटी छीनना चाहते थे। लेकिन सच बताऊं, इंसानों से तो बंदर अच्छे हैं। अगर वो आपका नुकसान करना भी चाहें, लेकिन हंसते तो नहीं है ना। वो बस छीनना चाहते थे, हंस नहीं रहे थे। एक बंदर ने रोटी मुझसे छीननी चाही। मैं भी उससे लड़ने लगा। मैंने उसकी बाजुओं को पकड़ा, उसने कंधे पर काटा। मैंने मुक्का उसके सर पर मारा, उसने मेरे पिछवाड़े पर काटा। मैंने उसकी बाजू मरोड़ दी, उसने सर मेरी छाती पर मारा। मैंने टांग पकड़ी, घुमाकर फेंका। कुश्ती हुई थी, कुश्ती। उसने हार मान ली। जिंदगी में पहली बार लड़कर किसी से जीता था, चाहे सामने इंसान नहीं एक बंदर ही था। जीत तो हुई ना मेरी। और मुझे लगा ये ठीक है, एक दिन कुछ किया तो थोड़ा मोराल तो हाई हुआ ना, किसी से मैं जीता तो ये जगह सही है। अब से मैं जो करूंगा यहीं पर करूंगा, कसरत भी यहीं पर करूंगा। देखता हूं कसरत के लिए क्या तैयारी करनी होगी। यहां कोई मशीन नहीं थी, लकड़ियां थी, पत्थर थे। पत्थर को बोरी में भरकर पीठ पर टांगा। ऐसे मैं इधर उधर घूमता, टांगें जवाब दे देती। लेकिन आखिरकार शरीर से इतना पसीना बहा, इतना पसीना बहा कि शरीर थक चुका था। जिंदगी में कभी 4 रोटी से ज्यादा नहीं खाई थी। उस दिन 8 रोटियां खाई। भूख इतनी ज्यादा लगी थी। देसी घी भी बहुत ज्यादा खाया, अंडे भी खा गया। फिर वापिस आया। सुबह के वक्त में वापिस आया था, रात के वक्त में जंगल में जाता। 1 महीने मैं ये सब करता रहा। और मेरे पिता ने मेरे शरीर को देखकर कहा था, 12 महीने में ज्यादा कुछ तो नहीं होगा, लेकिन इतना है, तुम्हारे शरीर में फर्क दिखने लगा है। तुम थोड़े तगड़े लग रहे हो। और सच में भारी चीजें अब मैं उठा पा रहा था। लेकिन 1 महीने में कुछ ज्यादा होने वाला नहीं। मुझे ज्यादा कसरत करनी होगी। मैं पेड़ों को काटने की कोशिश करता, बंदरों के झुंड के बीच घुस जाता, बंदरों से छीन कर आम खाता। वो लड़ते, मैं पीटता सर पर। जब मैं उनके एक मुक्का मारता ना, वो गिरते। चोट मेरी उंगलियों पर भी लगती, लेकिन वो हार मान लेते। अब मैं सिर्फ एक बंदर से नहीं जीत रहा था, झुंड से जीत रहा था, झुंड से। और वो बंदरों का झुंड मुझे देखकर पेड़ों के ऊपर चढ़ जाता। सोच रहे होंगे ये कैसा पहलवान आया है जो बंदरों से भिड़ता रहता है। डरते थे मुझसे। फिर मैं सोचने लगा, ये इलाका पहचान में आ गया है, मुझे और आगे बढ़ना होगा। और जानवर भी हैं जंगल में। मैं इतना तगड़ा हो जाऊंगा, इतनी हिम्मत बढ़ाऊंगा कि बड़े जानवरों से भिड़ पाऊं। फिर क्या, वो रात अंधेरी थी। कंबल मैंने शरीर के ऊपर ओढ़ा हुआ, जिस कारण गर्मी इतनी लग रही कि पसीना बहे जा रहा था। लेकिन कहते हैं पसीना बहने से शरीर तगड़ा होता है। लालटेन पकड़े मैं बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया। आगे मुझे एक काला जीव नजर आया। वो काला काला सा, आंखें चमक रही। मैंने लालटेन एक तरफ रखी, उस कंबल को उतारा और अपनी जांघों पर हाथ मारकर कहा था, आजा, तुझसे मुकाबला करूंगा। वो भालू निकला। भालू ताकतवर होते हैं। इंसान चाहे कोई पहलवान ही क्यों ना हो, भालू से नहीं लड़ सकता। पहचान गया मैं। उठाकर मारा उसने पेड़ के ऊपर। मैं एक पेड़ की टहनी पर फंस चुका था। वो तो किस्मत अच्छी थी, भालू बहुत मोटा था, उससे पेड़ पर चढ़ा ही नहीं गया। गुस्से में बहुत कुछ कहता रहा अपनी भाषा में, कर कुछ नहीं पाया। पेड़ पर लटका हुआ था मैं। खींचकर खुद को उतारने की कोशिश की। पीठ पर जख्म थे, लेकिन मन में जिज्ञासा थी। कोई बात नहीं, जब आप हारते हैं तभी तो तगड़े होते हैं ना। मैंने बस खुद से ये कहा था, मैं हारा नहीं हूं,
बस चित हो गया हूं। मेरे कान में एक आवाज आई, इसे हारना ही कहते हैं। मैंने कहा, कौन बोला? कौन बोला? भालू हिंदी भी बोलते हैं। अरे अरे कौन है? तब फिर से आवाज आई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन हूं। तुम जवाब दो, तुम कौन हो? अगर कोई इस पेड़ पर ऐसे चढ़ता तो शायद अब तक मैं उसे नुकसान पहुंचा चुका होता। लेकिन ये कुश्ती वाला दृश्य मैंने भी देखा। कोई इंसान भालू से कुश्ती करने के लिए आया है। मैं खुद हैरान था। नुकसान उस समय भी पहुंचा सकता था दोनों को, लेकिन जिज्ञासा मेरी भी बढ़ गई, ये चल क्या रहा है। फिर उसने तुम्हें जैसे उड़ाकर ऊपर फेंका ना, मैं देखता रह गया। सन्न मैं भी हो गया था। अब तुमसे मैंने सोचा बात कर ही लेता हूं। मैंने कहा, वो तो ठीक है, तुम हो कौन और इस बात को किसी को बताना मत। उसने कहा, मैं बता ही नहीं सकता। मैं कैसे बता सकता हूं? तुम्हारी थोड़ी मदद कर दूं। उसने हवा में उड़ाया मुझे। वो क्या चीज थी मुझे नहीं पता। मैं नीचे गिरा, हड़बड़ी में उठा और देखने लगा, ये क्या है? कौन हो तुम? फिर सामने मुझे एक आदमी नजर आया, अजीब सी प्रेत आत्मा। धुंधला धुंधला सा वो तांत्रिक था। मैं डर चुका था, लेकिन पिछले कुछ समय से जैसे मेरे हालात रहे थे, मेरा दिमाग ऐसा ही हो गया था। जैसे ही मुझे सामने खतरा नजर आता, मेरे हाथ आगे की तरफ हो जाते, मैं लड़ने को तैयार हो जाता और जबान से शब्द निकलता, हाँ जा कुश्ती कर ले। मैंने उसके सामने भी ऐसा ही किया। टांगे नीचे की तरफ झुकाई, हाथ आगे की तरफ किए और जबान से यही शब्द निकले, हाँ जा कुश्ती कर ले। फिर वो सामने से कहने लगा, तांत्रिक हूं मैं, तंत्र विद्याओं का इस्तेमाल करता हूं, कुश्ती नहीं करता। तुम पागल तो नहीं हो गए? भूत से पिटना चाहते हो? अभी तो भालू से पिटकर आए हो। मैं एक पल के लिए सोचने लगा, ये एक तांत्रिक है और सिर्फ तांत्रिक ही नहीं है, तांत्रिक की प्रेत आत्मा है। मैं घबराने लगा था। मैंने कहा, तुम मुझे नुकसान तो नहीं पहुंचाओगे? देखो अब तक तो मेरी शादी भी नहीं हुई। उसने कहा, जैसे तुम्हारे हालात हैं, मुझे नहीं लगता तुम्हारी शादी हो सकती है। भालू से लड़ने कौन आता है? पहले तो ये बात बताओ मुझे, भालू वाली बात बताओ। मैं उसके साथ बैठा था। कौन सोच सकता है कि एक प्रेत आत्मा भी ऐसी शालीन हो सकती है। मैं उसके साथ बैठा, उसे अपनी आपबीती बताई। बीच बीच में वो हंसने लगता, बीच बीच में थोड़ा सा उदास हो जाता। फिर अंत वाले हिस्से को जब मैं बताने लगा ना, वो लोटपोट होने लगा। उसने कहा, तू कुत्ते से काम करवाता था, तू बंदरों से लड़के आया है, तू बंदरों से जीता है पहली बार, तू भालू से इसलिए लड़ रहा था। मेरी बातें वो सुनता जा रहा, सुनता जा रहा, हंसता जा रहा, हंसता जा रहा। मैंने उसे कहा, प्रेतात्माओं का काम डराना होता है, हंस क्यों रहे हो? मुझे बेइज्जत करने का काम है, ऐसे मारना चाहते हो? फिर वो शांत हुआ और कहने लगा, तुम्हारी कहानी तो मुझसे भी ज्यादा बदतर है। मेरी जिंदगी में भी बहुत बुरा हुआ और इस पेड़ के साथ मैं जुड़ गया। अब तुम्हें क्या ही बताऊं, मैं कोई प्रेत आत्मा नहीं हूं, प्रेत आत्मा बनाया गया हूं। हम तांत्रिक तंत्र विद्याओं का इस्तेमाल करते हैं। उस तंत्र विद्या से हम अपने शरीर से अपनी आत्मा को निकाल भी सकते हैं। मैं एक ऐसा तांत्रिक था जो अपने शरीर से आत्मा को निकाल पाता था। ज्यादा कुछ तो नहीं सीखा था, लेकिन इस साधना में मैं श्रेष्ठ हो चुका था। मैंने अपनी आत्मा को शरीर से बाहर निकाला। पीछे से जो मेरा शरीर था वो चोरी हो गया। मुझे नहीं पता मेरा शरीर कहाँ है। अब तक किसी ने जला दिया होगा या दफना दिया होगा। 2 साल हो चुके हैं मैं इस पेड़ के साथ जुड़ा हुआ हूं। अब मैं क्या ही कर सकता हूं। मैं उसकी तरफ देखने लगा और कहने लगा, तुम्हें कभी किसी से प्यार तो नहीं हुआ था? ऐसा तो नहीं महसूस करते कि तुम्हारा प्यार अधूरा रह गया? वो ऊपर की तरफ देखने लगा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बताना नहीं चाहता था, लेकिन प्यार तो किसी से वो भी करता था। फिर कहने लगा, चलो छोड़ो, अब जाओ, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाला, तुम तो खुद दुखी हो। फिर मैंने उसे समझदारी से कहा, एक दुखियारा दूसरे दुखियारे के दर पर आया है, क्या दोनों दुखियारे एक दूसरे को सुखी नहीं कर सकते? उसने मेरी तरफ देखा, फिर घूरते हुए कहने लगा, देख मैं वैसा कुछ नहीं करने वाला, ये जो लड़के लड़के के संबंध हैं ये सही नहीं होते। मैंने कहा, मैं वैसी बात नहीं कर रहा, मैं दुख की बात कर रहा हूं। मुझे भी लड़कियां पसंद है, तुम्हें भी लड़कियां पसंद है, वैसी कोई बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं तुम तांत्रिक हो, तंत्र विद्याएं तुम्हें आती होंगी, तुम एक प्रेत आत्मा बन चुके हो, तुम मेरी मदद क्यों नहीं करते? मैं
1 साल बाद वो कप जीतना चाहता हूं, कुश्ती वाला। तुम मेरी बस मदद कर दो, एक बार जादू दिखा दो। उसने कहा, जादू तो मैं दिखा दूं, इसमें मेरा क्या फायदा। मैंने कहा, मैं तुम्हारे शरीर को ढूंढने की कोशिश करूंगा। अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूं तो वो करने की कोशिश करूंगा। फिर वो सोचने लगा और कहने लगा, एक तरीका है, अगर कोई इंसान मेरी मदद ही कर दे तो मेरी आत्मा मेरे शरीर से बाहर निकाली गई है। अगर मुझे मेरा शरीर मिल जाए तो मैं अपने शरीर में वापस आ सकता हूं, चाहे हालत जैसी भी हो, क्योंकि मैं मरकर शरीर से बाहर नहीं निकला था। तो शरीर को स्वस्थ मैं अपनी सिद्धि से कर पाऊंगा। अगर मेरा शरीर नहीं भी मिला तो किसी मुर्दा का शरीर मिल जाए तो मैं उसके जरिए जिंदा हो सकता हूं। तुम बताओ, तुम ये करोगे? मैंने कहा, सौदा पक्का। मैंने कहा, मुझे मेरा प्यार मिल जाएगा और तुम्हारा भी शरीर तुम्हें मिल जाएगा तो तुम्हें भी तुम्हारा प्यार मिल जाएगा। सौदा दोनों में हो चुका था। तब उसने कहा, इस पेड़ पर कुल्हाड़ी मारो, कुल्हाड़ी मारते ही इसमें से खून निकलेगा, उस खून को छुओ, फिर मैं इस पेड़ पर नहीं तुम्हारे ऊपर आ जाऊंगा। और डरो मत, मैं कोई ऐसी वैसी प्रेत आत्मा नहीं हूं जो तुम्हारे शरीर पर कब्जा करने की कोशिश करे। मुझे मुर्दा शरीर चाहिए, जिंदा शरीर नहीं चाहिए। जैसा उसने कहा मैंने वैसा किया। फिर वो मुझे नजर आने लगा, लेकिन किसी और को नजर नहीं आएगा, ये उसने बता दिया था। फिर कहने लगा, चलो गांव में, अब दिखाते हैं कमाल। मुखिया जी को मिथिला तुम्हें खुद देनी होगी, उसके सिवा उनके पास कोई रास्ता नहीं है। मैं एक तांत्रिक हूं, ऐसी तंत्र विद्याएं करके दिखाऊंगा ना, ऐसी तंत्र विद्याएं करके दिखाऊंगा, विनाश कर दूंगा, विनाश। उस तांत्रिक की बातें बड़ी भयानक लग रही थी, लेकिन अच्छा भी लग रहा था। चलो, थोड़ी ताकत का एहसास तो होगा। मैं गांव में वापस आ चुका था। रात को मैं सोना चाहता था, लेकिन उस तांत्रिक ने कहा, नहीं, कुछ तंत्र साधनाएं करनी होंगी। बड़ी मुश्किल से तो एक शरीर का साथ मिला है। जैसा जैसा मैं कहता हूं वैसा वैसा थोड़ा सा कर दो। मैंने वैसा किया। अपने घर के पीछे मैंने आग जलाई हुई थी, कुछ लकड़ियां डाली मैंने और आस पास फूल रखे और मंत्र बोलने लगा मैं। उसने मुझ पर काबू कर लिया था, लेकिन मैंने खुद होने दिया। जैसा जैसा वो कहता गया वैसा वैसा मैं करता गया। फिर उसने कहा, तुम सो सकते हो। मैं वहीं पर सो गया। आग जलती रही। हमारे घर के पीछे वाले हिस्से को आग लग चुकी थी। हल्की सी हवा चली होगी। वो तांत्रिक जिसने ऐसी तंत्र साधनाएं की हैं, उसे तो पता होना चाहिए था कि चिंगारियां हवा में उड़ सकती हैं। घर के पीछे वाले हिस्से को आग लगी। फिर बड़ी मुश्किल से बाल्टी में पानी भर भर कर मैंने मारा और मेरे पिता ने भी पानी मारा, तब जाकर आग को बुझाया था। फिर मेरे पिता पूछ रहे, आग कैसे लगी? मैंने कहा, पिताजी मुझे क्या पता, मैंने आग थोड़े ना लगाई है। पिताजी ने कहा, यहाँ पर कोई मंत्र पढ़ रहा था, मुझे लगा किसी के घर में जागरण हो रहा है। मैंने कहा, पिताजी मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, मुझे मिथिला से शादी करनी है, मैं बस कसरत करता हूं और कुछ नहीं करता। मेरे पिता को मुझ पर शक था। वो घर का पुराना हिस्सा था, दादाजी वाला कमरा, उसे जला दिया था मैंने। अगर मेरे पिता को इसके बारे में पता लगा ना, वो मुझे जिंदा जला डालेंगे, इसीलिए मैं चुप रहा था। फिर मैंने उस तांत्रिक को कहा था, दोबारा ऐसा मत करना। लेकिन अगले दिन मैं अखाड़े में जाना नहीं चाहता था। उस तांत्रिक ने कहा, अब देखो, कल जो तुमने तंत्र साधना की है, मेरा जुड़ाव तुम्हारे शरीर के साथ हुआ है। अखाड़े में जाओ तो सही, फिर देखना कमाल दिखेगा। मैं अखाड़े में गया। फिर से सब मेरा मजाक बनाने लगे और कहने लगे, इतने दिनों में क्या होने वाला है? तू इतने दिन में कहाँ से कुश्ती सीख कर आया है? कहीं बंदरों से लड़कर तो नहीं आया? मैंने कहा, ही नहीं, कैसे पता लग गया? वो तांत्रिक, तूने तो नहीं बताया। उसने कहा, समझने की कोशिश कर, वो तुझे बेइज्जत कर रहे हैं, झूठी बातें बोल रहे हैं, अब ऐसे चुप करके इसे सच मत साबित कर। फिर उसने कहा, सबसे कमज़ोर वाले को बुला। मैंने सबसे कमज़ोर वाले को बुलाया। मुझसे वो 3 गुना ज़्यादा मोटा था, तगड़ा था। सामने गुरुजी कह रहे, मार डालो इसे। मैंने कहा, गुरुजी कुश्ती करने को कहिए, मारने को क्यों कह रहे हैं? गुरुजी ने कहा, तुम्हारे साथ कोई भी कुश्ती करे तुम मर ही जाओगे। अब ऊपर तो कोई ना कोई चढ़ेगा तुम्हारे, इससे तुम दबकर मर जाओगे।
लेकिन किसी ने सोचा नहीं होगा। वो जो पहलवान था उसका वजन 95 किलो था, मेरा वजन 55 किलो था। उसने मुझे पकड़ने की कोशिश की, मैंने उसे कंधे पर ऊपर की तरफ उठा लिया। मुझे उसका वजन कोई 5 से 6 किलो महसूस हुआ था और सब हैरान, सबका मुंह खुला का खुला। फिर मैंने भी महसूस किया, ये मैंने क्या कर दिया। उठाकर पटका मैंने उसे। 95 किलो का कोई आदमी 6 फुट से अगर नीचे गिरे तो दर्द तो होगा, बेहोश तो वो होगा। ऐसे वो बेहोश हो गया। और फिर गुरुजी सोच में पड़े हुए, ये तूने कैसे किया? तू इतना भारी आदमी कैसे उठा सकता है? तेरे वजन से दुगना। ऐसा करने वाला तो इस अखाड़े में कोई नहीं है। गुरुजी मानने को तैयार नहीं थे, तो गुरुजी ने कहा कोई और आए। एक और आया, उसे भी उठाकर पटका। फिर एक और पहलवान आया, मैंने उसे भी उठाकर पटक दिया। सब मेरी तरफ देखे जा रहे, इसने ऐसा क्या कर दिया? इतना पतला शरीर, इतने दिनों में ये सब कैसे कर सकता है? गुरुजी से सब सवाल पूछ रहे थे। गुरुजी के पास जवाब नहीं। गुरुजी ने मेरे सामने हाथ जोड़े और कहा, ये तूने कैसे किया? मैं 60 सालों से कुश्ती कर रहा हूँ, 60 सालों से कुश्ती सिखा भी रहा हूँ। ऐसा मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा और ना ही इस दुनिया में ऐसा हो सकता है कभी सुना है। ये तूने कैसे किया? मैंने कहा, गुरुजी आपने कुश्ती क्या पैसे कमाने के लिए की थी या शरीर को बलिष्ठ बनाने के लिए की थी? गुरुजी ने कहा, हाँ। मैंने कहा, मैंने प्यार के लिए की है। आप सब प्यार को छोटा समझते हैं, प्यार में बहुत ताकत है। आप भी प्यार को अपना कर तो देखिए। गुरुजी मेरी बातों से प्रसन्न हुए और फिर गुरुजी ने कहा, अगले साल कुश्ती का कंपटीशन होने वाला है, तूने उसकी तैयारी की है ना? तुझे 1 साल का समय दिया गया था, लेकिन जो तू कर पा रहा है ना, अगले हफ्ते जो कंपटीशन होने वाला है पास के गांव में, तो वहां पर भी ये सब करके दिखा दे। बस देर क्यों करना, पहले कर। और तूने यहां से ये सब सीखा है, सबको ये कहना। मैंने कहा, गुरुजी आपने तो नए सपने दिखा दिए, मैं मिथिला को जल्दी भी पा सकता हूं। उन्होंने कहा, हाँ, लेकिन वो प्यार वाली बात अखाड़े में नहीं करनी चाहिए थी। अगले दिन साइकिल पर, मोटरसाइकिल पर जितने पहलवान थे वो अखाड़े में नहीं पहुंचे, बल्कि गलियों में घूम रहे, वो गेड़ी मार रहे, लड़कियां छेड़ रहे, कई पिटे थे, लेकिन वो प्यार करना चाहते थे। मैंने उन्हें समझाया, इसे प्यार नहीं कहते, इसे छिछोरापन कहते हैं। कुश्ती की ट्रेनिंग मुझे गुरुजी दे रहे थे और प्यार की ट्रेनिंग मैं उन पहलवानों को दे रहा था। कुश्ती तो उन्होंने सीख ली थी, लेकिन इश्क कैसे करना है वो नहीं सीखा था। छिछोरापन उन्हें पता था। मैंने उन्हें सिखाया, ये छिछोरापन नहीं करना, प्यार से मनाना है, दोस्ती करनी है, घर के काम करने हैं, थोड़ा लहजा बदलना होगा। वो प्यार की तलाश कर रहे थे और हफ्ते बाद जो कंपटीशन था, इस अखाड़े के सारे पहलवान पिटने लगे, एक एक करके पिटते गए। और मेरी बारी जब आई, मेरे सामने जो पहलवान था वो 16 साल का था, जिसका वजन 90 किलो था। सबसे कम वजन वाला वो था, उससे ज़्यादा कम वाला मैं 55। हर गांव जो आसपास है वहाँ की मुखिया मौजूद थे। मेरे गांव के मुखिया भी थे, अपने आंखों पर हाथ रखे हुए। किसी ने उन्हें कहा, ये वही है ना जो रिश्ता लेकर आया था? मुखिया जी ने कहा, नहीं नहीं, वो थोड़ा मोटा था, ये कोई और है, मुझे नहीं पता। मुखिया जी मुझे पहचानने से भी मना कर रहे थे। फिर मैंने उस तांत्रिक को कहा था, ये एक मौका है, मुझे कमज़ोर तो नहीं करोगे ना? उस तांत्रिक ने कहा, मुझे मेरा शरीर चाहिए, जल्दी कर। 1 साल बाद की बात हुई थी, मुझे क्या पता था ये काम जल्दी किया जा सकता है, ये तो मेरे लिए भी अच्छा है। वो 90 किलो का पहलवान था, भागा भागा आया। मैंने गर्दन पकड़ी, जांग को पकड़ा, उठाकर, वहां कम से कम 30 लोग थे, उनके ऊपर घुमाकर मारा 15 फुट दूर। पूरी तरह से सन्नाटा था वहां पर, सब देख रहे। हर कुश्ती में, पहलवानी में कम से कम 15 मिनट लगते हैं किसी को धराशायी करने में, जब वो हार मानेगा। अब इतनी दूर कोई उठाकर पटक ही नहीं सकता, जैसा मैंने किया था। वो पहलवान ने वहीं पर हार मान ली, मैंने वो कुश्ती जीती। उसके बाद ओपन चैलेंज था। ओपन चैलेंज यानी कि जिसका वजन कम हो या ज़्यादा हो, एक दूसरे को वो चैलेंज कर सकता है।
यहां पर एक पहलवान 150 किलो का था जिसे चैलेंज किया था 155 किलो वाले ने। मैं तीसरा था जो कह रहा मुझे ये कप जीतना है। वो मेरी तरफ देखकर हंस रहे। फिर डिसाइड हुआ कि उन दोनों में से जो जीतेगा वो मुझसे लड़ेगा। उन्हें लगा था वो आपस में जीत जाएं, मुझसे जीतना तो आसान है। दोनों पहलवान आपस में लड़े। बड़ी मुश्किल से 155 वाला जीता था। फिर मेरी तरफ आया और मुझे चमाट मारकर गिराना चाहता था। मैंने गर्दन से पकड़ा, उसकी जांग से पकड़ा, उठाकर 15 फुट दूर। नीचे गिरते ही वो बेहोश। हर तरफ सन्नाटा। सामने मेरे गांव के मुखिया जी अपने मुंह पर हाथ रखे हुए। फिर आसपास के बाकी लोग पूछ रहे, ये वो वाला तो हो नहीं सकता, आपने कहा था उसे कुछ नहीं आता। ये तो बड़ा पहलवान लगता है, हड्डी पहलवान। मैं पतला था, बहुत पतला था, लेकिन कप मेरी तरफ आ रहा था। मैं उस कप को उठाने की कोशिश कर रहा। वो भारी था, 15 किलो का कप मुझसे उठ नहीं रहा। और वो तांत्रिक कह रहा, जीत तुम्हारी है, तुम खुद जीत की बधाई लो, मैं बधाई नहीं लूंगा। मैंने कहा, बधाई मत लो, कप उठा दो। ये कप मैं उठा नहीं पा रहा, पहलवानों को उठाकर पटका है, कोई मानेगा नहीं। तांत्रिक ने मेरी मदद नहीं की और मैंने सबको कहा, मैं थका हूं, उठा नहीं पाऊंगा। सबको थोड़ा शक हुआ, लेकिन अब कर कोई कुछ नहीं सकता था। सामने से मुखिया जी ने हाथ जोड़े और कहा, मिथिला तुम्हारी। उस शाम मेरी शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। मिथिला खुश थे। इतने समय बाद मैंने उसे देखा था। लेकिन फिर उस तांत्रिक ने कहा, अगर तुम्हारा काम पूरा ही हो गया उसके बाद तुम मुझे पूछोगे तक नहीं। वादे के अनुसार मैं तुम्हारा काम करूंगा, तुम मेरा काम करोगे। मैंने कहा, शादी तो हो जाने दो, कल शादी है। उसने कहा, नहीं, काम तो तुम्हें करना ही होगा। आज रात करो, ढूंढो मेरे शरीर को। मैं तुम्हें बताता हूं कहां पर था मेरा शरीर। पूछो लोगों से, तांत्रिकों से पूछो, सबसे पूछो, मैं तुम्हें जानकारी देता हूं। उस रात मुझे शहर की तरफ निकलना पड़ा था। मैंने मुखिया जी को कह दिया था कि अगर तो मैं कल आ गया तो कल शादी, वरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है। इतना ज़रूरी है कि मेरी जान गले में अटकी हुई है। अगर मैंने ये काम नहीं किया मैं मारा जा सकता हूँ। सब समझदार थे, इसीलिए उन्होंने गालियाँ निकाली थी। फिर मैं शहर की तरफ रात के वक्त निकला, उसी शमशान घाट में जहाँ पर उस तांत्रिक ने साधना की थी। अपना शरीर त्यागा था, या कहूँ बस शरीर से आत्मा निकाली थी। पीछे से शरीर का क्या हुआ किसी को नहीं पता। मैं उस शमशान घाट में रात के वक्त पहुंचा था और वहां पर कोई मौजूद नहीं, जबकि उस तांत्रिक ने कहा था यहां पर कुछ लोग होने चाहिए। अब 2-4 गंजे तो यहां आसपास घूमते ही रहते हैं, उनसे थोड़ा बचकर रहना। लेकिन मुझे तो कोई नजर नहीं आया। एक लंबे बालों वाला तांत्रिक उसे शमशान घाट से काफी दूर एक पेड़ के नीचे बैठा मुझे जरूर नजर आ गया। जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा, मैं इस तांत्रिक की जानकारी चाहता था कि 2 साल पहले यहां पर एक तांत्रिक मारा गया था। उसके बारे में कुछ बता सकते हो? उसने कहा, 2 साल पहले यहां तो कोई तांत्रिक मारा नहीं गया। फिर उस तांत्रिक ने मुझे कहा कि तुम पूछो कुछ क्या हुआ था। मैंने उससे पूछा कि 2 साल पहले यहां पर एक रारा नाम का तांत्रिक हुआ करता था। वो रारा तांत्रिक अपने शरीर से आत्मा निकाला करता था। फिर उसके शरीर के साथ कुछ हुआ, उसकी आत्मा भटकती हुई महसूस होती है। उस तांत्रिक ने कहा, अच्छा ऐसा हुआ, तभी वो रारा पागलपन जैसा दिखाने लगा था। वैसे तो रारा समझदार हुआ करता था, अच्छा था, लेकिन उस रात के बाद से वो अजीब हरकतें करता था। फिर सबने उसे यहां से भगा दिया। फिर उस तांत्रिक ने मुझे बताया, अच्छा यानी मेरा शरीर उठा था, फिर किसी कमीने ने अपनी आत्मा मेरे शरीर में डाल दी होगी। यानी कि तुम्हें मेरा शरीर ही नहीं, यानी तुम्हें मेरा शरीर अब जीवित रूप में ढूंढना होगा। फिर उस तांत्रिक से पूछने की मैंने कोशिश की। वो भी कह रहा था, अब रारा तांत्रिक तुम्हें यहाँ शहर में नहीं मिलेगा, यहाँ से काफ़ी दूर किसी गांव में मिलेगा। पूछने की कोशिश करो। वो तांत्रिक जो अपने बालों की 5 से 6 चोटियाँ बनाकर रखता है। बस ध्यान रखना, जहाँ पर कोई गंजे तांत्रिक नजर आए उनसे दूर रहना, वो बड़े खतरनाक है।
फिर पास के गांव में रात के वक्त मैं पहुंचा था और उस तांत्रिक को यह भी कहा था। सब ये क्यों कह रहे हैं कि कुछ गंजे तांत्रिक हैं, उनसे बचकर रहना। वैसे वो इस शमशान घाट के नहीं हैं, कहीं दूर से आते हैं, लेकिन जब भी आते हैं बड़ी तबाही मचा कर जाते हैं। वो तांत्रिक ने कहा था, वो उनकी बात छोड़ ही दो, वो बहुत ज़्यादा मशहूर हो चुके हैं, मैं तो नाम तक लेना नहीं चाहता, तुम मेरे शरीर की बात करो। फिर हमने पास के एक गांव में रारा तांत्रिक की जानकारी निकाली। कुछ गालियां पड़ी थी, क्योंकि आधी रात को लोगों के घरों के दरवाजे खटखटाएंगे तो लोग तो गालियां निकालेंगे। रारा रारा पूछते पूछते हम एक गांव के घने पेड़ों वाले इलाके के बीच बनी हवेली में बैठा हुआ रारा तांत्रिक का शरीर देखा और उस तांत्रिक ने कहा, ये मेरा शरीर है, यानी कि नष्ट नहीं हुआ, किसी ने इस पर कब्जा कर रखा है, मुझे मेरा शरीर वापस चाहिए। फिर मैं उस तांत्रिक के पास गया और उसे कहने लगा, तुम रारा नहीं हो, रारा के शरीर को छोड़ो, वो तांत्रिक अपना शरीर चाहता है। फिर उस तांत्रिक ने खड़े होकर कहा, ये शरीर अब मेरा है, मैं भी एक तांत्रिक था, शरीर से बाहर निकलता था, मेरा शरीर भी चोरी हो गया, फिर मैं एक शरीर चाहता था तो मुझे ये शरीर मिला, मैं इसमें घुस गया, मुझे मेरा शरीर ढूंढ कर दो, तब मैं इस शरीर को छोड़ूंगा। मैंने कहा, तुम्हारी ऐसी की तैसी, मैं शरीर ढूंढने वाला लगता हूं? कभी एक का शरीर ढूंढो, फिर दूसरे का शरीर ढूंढो। मैंने कहा, रारा तुम अपनी ताकत दिखाओ, लड़ना होगा। उसने कहा, लड़ना नहीं है, ये मेरा शरीर है, मैं इसे चोटिल नहीं करना चाहता, बातों में उलझाओ, दिमाग लगाओ, मुझे वो मेरे शरीर से बाहर चाहिए। वो तांत्रिक मानने का नाम नहीं ले रहा था, तो मुझे युद्ध करना पड़ा। युद्ध तो होना ही था, ये लड़ाई नहीं थी, युद्ध था, क्योंकि मैं भी पत्थर मार रहा था और सामने से वो तंत्र विद्याओं का इस्तेमाल करने लगा था। उसने अपने शरीर को मरोड़ना शुरू कर दिया, जैसे कोई ऑक्टोपस हो, अपनी बाजू लंबी कर सकता था वो। और मुझे रारा तांत्रिक ने कहा था, इससे थोड़ा दूर हो जाओ, इसके पास ये वाली सिद्धियां भी हैं, ये तुम्हारी गर्दन मरोड़ देगा, तुम तो मरोगे, फिर मेरे साथ तुम भी भटकोगे, क्योंकि हम दोनों जुड़े हुए हैं। उसे उसके शरीर से बाहर निकालना होगा, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? मैंने कहा, मुझे क्या पता, किसी की आत्मा को निकालने का एक ही तरीका मुझे पता है, गले को घोंट देना, इससे वो मर जाएगा, क्या ये करें? उसने कहा, नहीं, शरीर को खत्म नहीं करना है। जब मैंने अपने इस शरीर को छोड़ा था, मैं मरा नहीं था, बल्कि मेरी आत्मा बाहर निकली थी, सांस में ले पा रहा था। अभी सांसें चल रही हैं, सांसें रुकनी नहीं चाहिए। वो हमारे पीछे पीछे था, हम आगे आगे थे, बीच बीच में मैं पत्थर मारकर उसके सर पर खून निकाल देता, लेकिन बदले में वो भी उठा उठा कर पटकता। कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। मैंने रारा तांत्रिक को कहा, हमें क्या करना चाहिए? उसने कहा, मैं तांत्रिक ज़रूर था, लेकिन इतनी ज़्यादा सिद्धियां मेरे पास नहीं थी, मैं तो अभी थोड़ा सीख ही रहा था, 2 साल हुए थे मुझे। मैं अपने शरीर से आत्मा को निकालकर बाकी जो तांत्रिक थे ना, उसके आसपास उनकी सिद्धियां सीखा करता था, लेकिन पीछे से मेरा शरीर चोरी हो गया तो मुझे क्या पता था। लेकिन हमारे पास कोई तरीका नहीं था। आखिर एक इंसान को मजबूर कैसे करें कि वो उस शरीर से अपनी आत्मा को निकाले? ना तो रारा तांत्रिक के पास कोई रास्ता था, ना मेरे पास था, तो उस गांव से हम भागे। वो हमारे पीछे पीछे ही था। वो मुझे मौत के घाट उतार देना चाहता था, ताकि किसी को इसके बारे में पता ना चले कि वो रारा तांत्रिक नहीं है, बल्कि कोई और तांत्रिक है। किस्मत थी हमारी। मैं भागता भागता उस गांव में पहुंचा जहां पर तांत्रिकों का डेरा लगा हुआ था, और कुछ तांत्रिक थे जो अजीब सी चीजें करके दिखा रहे थे। अपने शरीर से आग निकाल रहे। कई तांत्रिकों को उन्होंने आग लगा डाली थी। गांव में कुछ घरों को आग लगी थी। उन्हें पीटने की कोशिश हुई तो उनसे ऐसी आत्माएं निकली कि गांव वाले डर कर भाग गए। इसीलिए तांत्रिक उनसे लड़ रहे थे। हम भी वहां पर पहुंचे। फिर मैंने चीखते चीखते कहा, यह रारा तांत्रिक नहीं है, इसने किसी के शरीर पर कब्जा किया है। अब इतनी भीड़ के बीच वो रारा तांत्रिक के शरीर में जो तांत्रिक था वो कहने लगा, सभी तांत्रिक इसकी बातों पर यकीन मत करो, और वैसे भी मुझसे उलझने की कोशिश कोई नहीं कर सकता। पता है मेरा नाम क्या है? उसने अपना नाम बताया तो कुछ तांत्रिक डर गए। रारा तांत्रिक भी कह रहा,
कुछ नहीं हो सकता, ये ताकतवर लगता है। फिर अचानक सामने दो गंजे से तांत्रिक नजर आए। सबके सर पर बाल थे, लेकिन वो दो अजीब से गंजे थे। एक की उम्र थोड़ी ज्यादा लग रही थी, एक थोड़ा जवान लग रहा था। वो दोनों आगे आए और उस बुजुर्ग वाले ने उस जवान वाले गंजे तांत्रिक को कहा, चलो थोड़ी मदद ही कर दो। उसने कहा था, धन्यवाद। उसने उस तांत्रिक की पीठ पर काटना शुरू कर दिया। वो गंजा तांत्रिक बड़ा अजीब था। ये कैसी तंत्र विद्या? रारा तांत्रिक ने भी कहा, चुप करो, इसे अपना काम करने दो। ये पता नहीं कैसे करता है, लेकिन कर देता है। वो तांत्रिक जो था ना, उसने उसे मजबूर कर दिया। फिर उसे यह भी बताया कि तुम्हारा शरीर तो खत्म हो चुका है, किसी ने चुराया नहीं है। उसमें कीड़े लग गए थे क्योंकि तुम 1 महीने के लिए शरीर छोड़कर विदेश घूमने के लिए गए थे। पीछे से शरीर सड़ गया तो उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया था। इसका शरीर छोड़ो। ऐसे उसने काट काट कर उसे शरीर से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया। दर्द तो उसे हो ही रहा था ना। फिर ऐसे रारा तांत्रिक मेरे शरीर से निकलकर उस तांत्रिक के शरीर में गया और ऐसे मैंने अपना वादा भी पूरा किया। उसके बाद उसने कहा था, भागो, इन दोनों के पास रहना बहुत खतरनाक हो सकता है। ये 2 गंजे जहां जाते हैं तबाही मचाते हैं। हम वहां से भागे थे। आखिरी बार रारा तांत्रिक से मैं मिला था। मुझे लगा था ये भटकती हुई आत्मा है, एक तांत्रिक की आत्मा, लेकिन अब वो जिंदा हो चुका था। आखिरी बार उसे अलविदा कहते हुए मैंने कहा था, बाकी तो ठीक है, आप उनका नाम क्यों नहीं बताना चाहते? उसने कहा था, उनका नाम मत लो, मशहूर बहुत हैं वो दोनों। बस इतना ही कहा था। वो कह रहा था, सबको पता है, मुझे तो पता नहीं, आपको पता है तो आप बता सकते हैं। वापिस आकर मैंने शादी रचाई थी और मेरी जिंदगी सफल हो पाई थी। कोई भरोसा नहीं करता मैंने वो काम कैसे किया था, कैसे मैंने उन पहलवानों को पटका था, क्योंकि अब तो लड़ाई होती थी, मैं भाग लेता था। शरीर अब भी मेरा तगड़ा नहीं हुआ था, लेकिन जो काम मुझे करना था वो मैंने कर दिया था। शादी मेरी मिथिला से हो चुकी थी। अब कोई कुछ नहीं कर सकता था। समझदार वो भी थी, समझदार मैं भी था। ऐसे मेरी कष्ट भरी ये प्रेम कहानी पूरी हुई थी। कहते हैं ना, प्यार में ताकत होती है। भले ही मेरे शरीर में ताकत नहीं थी, लेकिन प्यार में तो होती है। तभी तो मैं जीत पाया। और आपको भी यही कहूँगा, अगर आप किसी से प्यार करते हैं, चाहे जो हो जाए, एक बार कोशिश करके तो देखिए। पूरी कायनात आपको मिलाने में लग जाती है। वो ज़रूर अलग बात है, इसमें भसड़ बहुत मचती है, लेकिन अंत में सब भला हो ही जाता है। आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और मैं अब भी सोचता हूँ, बाकी सब कुछ तो पता लग गया, वो 2 गंजे तांत्रिक कौन थे? वो कह रहा था सबको पता है, वो भी बताइए ज़रा।